व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिवांचिज्म? क्या देखा आपने? रिवांचिज्म का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी जमीन को वापस से रिक्लेम या रिकवरी करने के लिए लड़ाई झगड़ा करे। वन हु रिटालिएट। एडवोकेट्स और फाइट्स फॉर द रिकवरी ऑफ लॉस्ट टेरिटरी और स्टेटस। देखा ये? नहीं देखा? रिवांचिज्म का मतलब नहीं देखा? देख देखा लिया था भैया मैंने। मैंने, रिटालिएट करना है, फिर रिकवरी रिकव ऑफ, मेनली रिकव रिकवरी ऑफ लैंड ओके। प्रॉपर्टी। या रिकवरी ऑफ बेसिकली लैंड की बात करता है। दूसरा एक बहुत अच्छा यहाँ पे ईडियम यूज हुआ था, निपिंग इन द बर्ड। कोई चीज़ शुरू होने के पहले ही ख़त्म कर दो, पैदा होते ही मार दो। सप्रेस और डिस्ट्रॉय समथिंग एट एन अर्ली स्टेज, निपिंग इन द बर्ड। ये याद रखिएगा, सप्रेस और डिस्ट्रॉय समथिंग एट एन अर्ली स्टेज। तो निपिंग इन द बर्ड का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। और इसमें क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द प्राइमरी डिबेट? द प्राइमरी डिबेट इन दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल इज दैट द जुडिशरी इज राइट नाउ डूइंग समथिंग दैट इट शुड नॉट हैव डन। देर इज सब्जेक्ट मैटर क्या है? सब्जेक्ट मैटर है एक केस। एक केस जो 1991 में फाइल हुआ। उस केस के हिसाब से जो ज्ञानवापी का इशू है, राइट, वहाँ पे मंदिर के ऊपर मस्जिद बना है, कि मस्जिद रहेगी कि मंदिर वापस बनाया जाएगा, इस चीज़ के लिए मामला अभी चल रहा है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कहा गया है कि ज्ञानवापी मंदिर के अंदर जाके आप देखिए कि क्या क्या अवशेष बाकी हैं, क्या वो पहले वाकई में मंदिर था या मस्जिद था। तो ये तो करंट अफेयर्स का पार्ट है। लेकिन इस आर्टिकल में ऑथर ने ये बताया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अगेंस्ट जाके हाई कोर्ट ने 2022 में कुछ महिलाओं ने एप्लीके वो डाला था, केस डाला था फॉर द हैविंग राइट टू वर्शिप। उसको सब्सटैंशिएट करते हुए जुडिशरी ने अपने यू कैन से पावर्स को ब्रीच किया है एक तरीके से। क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऐसा आर्टिकल आपको लीगल सेक्शन में 100% देखने को मिल सकता है। आप सोचोगे कि ये तो ऑथर का अपना टेक है, इन्फ्लुएंस बेस्ड है, लेकिन इसमें सब कुछ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात होती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है और मेन पॉइंट इसमें कैसे समझना था। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में जो आई, इस पर्टिकुलर एक्ट ने एक स्टैट्यूटरी बार लगाया, स्टैट्यूटरी बार टू इनिशिएट statutory bar to initiate cases for religious places या on religious places, religious places। जो भी 1947 15 अगस्त 1947 के टाइम पे किसी पर्टिकुलर रिलीजियस प्लेस की जो भी यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उसको कांट बी चेंज्ड, उसको बदला नहीं जाएगा। दैट कांट बी चेंज्ड। ये पार्लियामेंट ने 1991 में ये एक्ट बनाया था, ऑब्वियसली बिकॉज आफ्टर द बाबरी मस्जिद डिमोलिशन। हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट ने ये लॉ बनाया था। और पार्लियामेंट में लॉ बनाने के साथ उन्होंने 1947 में जो स्थिति थी यथावत वही स्थिति बना के रखेंगे, ऐसा कहा। क्या इस लॉ ने ऐसा कहा? लेकिन 1991 में ही, उसी साल 1991 में ही पिटीशंस डली। पिटीशंस डली किसके सामने? बिफोर हाई कोर्ट्स। और इसमें कौन सी हाई कोर्ट है? यूपी की हाई कोर्ट है, क्योंकि अयोध्या, मथुरा और काशी, तीनों जगह पे, अयोध्या राम मंदिर, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और काशी ये जो विश्वनाथ मंदिर का परिसर है, इन तीनों जगहों पे मस्जिद पाए जाते हैं। और यहाँ पे हाई कोर्ट के सामने पिटीशन किस लिए डली? टू सीक डेक्लेरेशन, टू सीक डेक्लेरेशन। डिक्लेरेशन क्या भैया? राइट टू वर्शिप और कैरेक्टर, और कैरेक्टर ऑफ द प्लेस ऑफ वर्शिप। ये लॉ कब आया?
1991 में आया और 1991 में ही हाई कोर्ट के सामने कुछ पिटीशंस चली। अलॉन्ग विद दिस 2022 में भी कुछ पिटीशंस आई। अब मेन पॉइंट क्या है, हाई कोर्ट ने पिटीशंस को एक्सेप्ट कर लिया। पहली चीज तो उसने उसको एक्सेप्ट, पिटीशंस को एक्सेप्ट कर लिया, इस लॉ के अगेंस्ट खुद ही चला गया हाई कोर्ट। लेकिन हाई कोर्ट क्योंकि एक लीगल बॉडी है तो बिना लीगल बेसिस के तो उसने ये हरकत करी नहीं होगी, ठीक है, लीगल जस्टिफिकेशन होगा। तो कोर्ट के साइड से क्या जस्टिफिकेशन है, कोर्ट ने कहा कि द कैरेक्टर ऑफ दीज प्लेसेस, द रिलीजियस कैरेक्टर, the religious character of these places, the religious character of these places is not yet determined. Hence, Places of Worship Act 1991 will not apply. Which means that for the enforcement of this act, what is important? That the character of the religious place, character of the religious site must be clear and established. High Court has given this particular justification. This is what you needed to find, you were needed to find and understand precisely. Let's read it more. So, all Allahabad High Court has gave an order stating that suits filed in 1991 for a declaration of a temple site is not barred by law. Why? I have just explained you the logics of it. The court has used the basis that religious character of the place is yet to be determined. Right? The ground that people have used to approach the court in 2022 were largely by women, and they have used right to worship, which is a fundamental right. And that is why for the application of fundamental right, enforcement of fundamental right, you can either go to High Court or you can go to Supreme Court under writ jurisdiction. Under which jurisdiction of the court? Writ jurisdiction of the court. जहाँ पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जजमेंट देता है, उसको रिट जुरिस्डिक्शन कहते हैं कोर्ट का। रिट रेमेडी दे सकता है तुमको, ठीक है। अब देखो, ये है कोर्ट शुड नॉट स्ट्रे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल विजन ऑफ सेक्युलरिज्म। अब सेक्युलरिज्म कहाँ से ले आया ऑथर? क्योंकि कोर्ट जिस तरीके से बायस होते हुए दिखाई दे रहा है, क्या बेसिस है, क्यों कह रहा है? वाई द ऑथर हैज स्टेटेड दैट द कोर्ट इज बायस? व्हाट आर द ग्राउंड्स? यू हैव द आर्टिकल, ढूंढ के बताइए। क्वेश्चन मेरा है बड़ा स्पेसिफिक, वाई ऑथर स्टेट्स? सर फर्स्ट पैराग्राफ में है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो है वो स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 में इनवैलिडेट करता है, मतलब लीगल प्रोसीडिंग्स। वो तो हो गया, अभी उसको ढूंढ के इसका आंसर बताओ। ए, चलो ऑप्शन ही देते हैं। ए, हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश has a usual tendency to interfere or adjudicate upon religious characters of a building. B, religious characters of buildings.
बी, हाई कोर्ट हैज wrongfully connoted the character of a religious place at a site as a matter of national importance. C, High Court admitted applications or requests which were beyond its power and without any legal justification. D, High Court have established that people do have right to worship in places whose religious character is disputed. बोलिए, ध्यान से पढ़िएगा, मैंने बायस्ड पूछा है. Why the high author is stating that the court is biased? So you have the PDF with you, right? Open that PDF, read it, find it. सर बी होता है, बी. हाँ, ऑप्शन बी. बीटा क्या है? अल्फा, बीटा, चार्ली, हाँ सर, डेल्टा. बीटा. वाई बीटा? सर बिकॉज उसने ऑथर ने कहा है कि ये जो नेशनल इम्पोर्टेंस ये जो ले आए हैं ना दो पार्टियों के बीच में, है ना? ये को कहीं कहा ही नहीं. यस, ये कैसे, किस बेसिस पे कोर्ट ने कह दिया? यही ना हाँ सर. कि हाँ हाँ, यस सर. कोर्ट ने रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ साइट को मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कैसे कह दिया? दिया. तो यस यहाँ सर. पे तो कोर्ट ऑलरेडी मुझको बायस्ड दिखाई दे रहा है. यस सर. नेशनल इंपॉर्टेंस नहीं कह सकता था, नेशनल कंसर्न है ये कह सकता था, या कंसर्न ऑफ मेनी पीपल लिविंग इन अ और आइडेंटिफाइंग देमसेल्व्स विद अ नेशनैलिटी है, ये भी हो सकता था. बट नेशनल इंपॉर्टेंस है ये नहीं कह सकते थे. ठीक Yes. है, क्योंकि जो उस जगह का रिलीजियस कैरेक्टर भले ही डिस्प्यूटेड है जैसे, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है कि श्रद्धालु दर्शन नहीं कर रहे हैं, दर्शनार्थी आ नहीं रहे. दर्शनार्थी आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं. वो कृष्ण जन्मभूमि में भी हो रहा है, वो वहाँ पे भी हो रहा था, राम मंदिर वाली जगह पे भी हो रहा था, और वो यहाँ पे भी क्या विश्वनाथ मंदिर में भी हो ही रहा है. लेकिन हाँ, ये बात स्टैब्लिश करने वाली ज़रूर है, क्योंकि ये एक्सेप्ट कराना ज़रूरी है, और ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है. ये एक्सेप्ट कराना ज़रूरी है कि मंदिर तोड़े गए थे और उनके ऊपर मस्जिद बनी गई. अभी कोई बोलता नहीं है, कोई पूछता नहीं है, या कोई जानना नहीं चाहता है. कुतुब कॉम्प्लेक्स, जो पूरा कुतुब मीनार वाला इलाका है, कुतुब कॉम्प्लेक्स है, वो सब मंदिर था. वो सब पुराना आर्किटेक्चर था इंडिया का, गुप्तास के टाइम से के पहले का. वहाँ पे गुप्तास नहीं, मौर्यास के टाइम का है वो जगह, उतनी पुरानी है. और ये भी कहा जाता था कि वहाँ पे पहले जैन टेम्पल्स थे, उनको तोड़ के हिंदू मंदिर बनाए गए. फिर हिंदू मंदिरों को तोड़ के वहाँ पे दरगाह, बैठने की जगह, मौसोलियम, मीनार, ये सब बनाई गई. तो मंदिर तोड़े गए हैं, उसके ऊपर वो बनाया गया है, मस्जिद बनाया गया है. लेकिन उसका दूसरा तरीका हो सकता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को ही चैलेंज कर दीजिए. आप ये कह दीजिए कि 1991 में आया हुआ ये एक्ट
1947 में जो पोजीशन थी, उसको क्या बेसिस है ये मानने का, क्या बेसिस है ये मानने का कि 1947 में जो पर्टिकुलर जगह का रिलीजियस कैरेक्टर था वो वैलिड है? तो आप ये क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। 1947 में देश का दो विभाजन हुआ था धर्म के आधार पे, दैट्स वैलिड। लेकिन उसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो मंदिर हैं वो मंदिर ही रहेंगे, वो कभी मस्जिद नहीं हो सकते। तो पाकिस्तान में जो मंदिर और वो सब तोड़े जा रहे हैं उसका क्या होगा फिर? तो ये क्या बेसिस पे ले लिया? ये तो कहते हैं ना कि इसी इसी को मैं कहता हूँ इनडायरेक्टली दिखाई देता है मुस्लिम अपीजमेंट, कि भाई तुम आश्वासित रहो, तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं होगा। ये चीज़ आपको दिखाई देती है यहाँ पे, मुस्लिम अपीजमेंट। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अब इसको आप ऑथर के ओपिनियन से मत रिलेट करिएगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और हाई कोर्ट वहाँ पे चालाकी कर रहा है, जो वो करेगा। हाई कोर्ट है उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कभी कभी कह सकते हैं कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स से काफ़ी ज़्यादा गाइडेड होता है। होना नहीं चाहिए बट होता है। लेकिन उसने लीगल गैप ढूंढ लिया, और उस हाई कोर्ट का जो रैशनैलिटी है, अब सुप्रीम कोर्ट ही उस पर आदेश दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास ही पिटीशन गया है, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है कि अभी हाई कोर्ट के आदेश के हिसाब से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लेने दो। क्लोज्ड सील एनवेलप में ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट भी जा चुकी है बनारस के जिला कोर्ट में, वाराणसी के जिला कोर्ट में, जिन्होंने आदेश दिया था। तो इसमें हाई कोर्ट कहाँ से आ गया? अब हाई कोर्ट कह रहा है कि भाई लोकल टेरिटरी में कौन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो वो करेगी। अब ज़रा इसको थ्रेडबेयर बेसिस पे पढ़ते हैं, ठीक है? अब आप मुझसे पूछेंगे कि क्या सर ये होना ज़रूरी है? बिल्कुल होना ज़रूरी है, क्योंकि मैं उस शहर का हूँ और मैंने वो सच अपने आंखों से एवरी टाइम आई सी, आई गो, आई फाइंड इट देयर। And the concept of masjid and the concept of temple is very different. It should not be reiterated, because मंदिर में जो गर्भगृह होता है वहीं पे भगवान बसते हैं, वहीं होता है जो होता है पूजा का स्थल। मस्जिद में लोग इकट्ठा होते हैं नमाज अदा करने के लिए, वो कहीं भी हो सकते हैं। तो मस्जिद एक जगह से दूसरी जगह उठा के मूव की जा सकती है, राइट? लेकिन मंदिर का जो गर्भगृह है वो कहीं भी नहीं बनाया जा सकता। और ये वाले मंदिर जो, और मंदिर भी कई तरीके के होते हैं। एक मंदिर ऐसे होते हैं जहाँ पे मूर्ति की ज़रूरत नहीं होती, कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जहाँ मूर्ति स्थापित की जाती है, कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जो मूर्ति की वजह से मंदिर बनाए जाते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये सारी जो प्लेसेस हैं, ये मंदिर, ऐसा नहीं होगा कि मंदिर कैन बी इंस्टॉल्ड। आप आधुनिक मंदिरों को प्राचीन मंदिरों के साथ बराबर का दर्जा नहीं दे सकते, क्योंकि आधुनिक मंदिर जो हम लोग बना रहे हैं अभी, वो जैसे आप बनारस आइए तो विश्वनाथ मंदिर भी दो दिखाई देंगे आपको। एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर बना हुआ है, और एक हमारे पुराने बाबा विश्वनाथ वाला जो मंदिर है वो है। तो नया वाला विश्वनाथ मंदिर जो है वो लार्जली टूरिस्ट स्पॉट है, वो स्टैब्लिश किया गया है, पूजा हवन के माध्यम से मूर्तियाँ बिठाई जा सकती हैं। तो उस के तरीके से मंदिर बनाए जाते हैं। लेकिन जो ये वाले मंदिर हैं ये प्राचीन मंदिर हैं, ये मूर्तियों की वजह से मंदिर थे, या बहुत पहले किसी एंशंट सभ्यता ने या किंगडम ने, क्लैन ने वो मंदिर बनवाए थे, उसके चारों तरफ ब्यूटिफिकेशन हुआ है। समझ में आया? तो ये चीज़ जनरल अवेयरनेस का पार्ट होती है। अब अगेन यही है, इस पे रिलीजियस लाइन पे लोग आर्ग्यू करेंगे, जिस पे मतलब उसको बोलेंगे कि सर ये हिंदूवादी सरकार के दौरान कोर्ट भी अब ऐसा रुख अपना रही है। ये जो ओपिनियन ऑथर ने कहा, यही मैं कहता हूँ ये सब लेफ्टिस्ट ओपिनियन। अब मुझे ऐसे ओपिनियंस पढ़ के गुस्सा तो आता है, बट देन उसके बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। अब पॉइंट क्या है, गुस्सा क्यों आ रहा है? गुस्सा ये आ रहा है कि बिकॉज जो हाई कोर्ट ने जो लीगल क्वेश्चन जो रेज किया, वो एक अधिवक्ता को ही समझ में आएगा। जिस पर्टिकुलर प्लेस का कैरेक्टर वाकई में डिस्प्यूटेड है, 1991 में अगर किसी बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, तो क्या ये बात नहीं मानते कि वहाँ पे पहले मंदिर था, उसको तोड़ा गया, फिर मस्जिद बनाई गई? क्या ये बात आप नहीं मानते कि बाबर और औरंगज़ेब के दौरान मंदिर तोड़े गए हैं? जब आप ये बात मानते हैं तो फिर आप ये क्यों नहीं मानते कि वहाँ पे मंदिर रहा होगा? भाई उसका उसका कैरेक्टर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज़ द बॉडी, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इंडियन गवर्नमेंट ने तो स्टैब्लिश करी नहीं है, तो ब्रिटिश के द्वारा स्टैब्लिश की गई बॉडी है। हालांकि आज उसमें एक्सपर्ट्स हैं आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पॉइंट उसमें अब रिलीजियस आर्ग्यूमेंट नहीं है। अगर अगर आज ये स्टैब्लिश हो जाए कि स्पीकर पे ना अजान पढ़ना, ये लॉ के हिसाब से, ये उनके रिलीजन के हिसाब से ज़रूरी है,
ये एक एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन है, तो बिल्कुल होना चाहिए। तो फिर अस्पतालों के बगल में भी आप स्पीकर को बैन नहीं कर सकते। अगर कोई ये कह दे कि ये हनुमान जयंती के दिन हनुमान चालीसा का इतनी बार स्पीकर पे पाठ करना ज़रूरी है, कोई ये स्टैब्लिश कर दे तो बिल्कुल कराइए। अदरवाइज स्पीकर तो यूनिवर्सली बैन कर देने चाहिए। उनका एक डायलापिडेटिंग इफेक्ट पड़ता है किसी की साइकोलॉजी पे, पड़ सकता है, पड़ता ही है। एग्ज़ाम के पहले अगर कहीं पे भजन कीर्तन होने लग जाए तुम्हारे घर के बगल में, तुम्हारा एग्ज़ाम के तो लग गए ना। तो एक स्टूडेंट भी रहता है वहाँ पे, एक बुज़ुर्ग भी रहता है वहाँ पे, एक बच्चा भी रहता है 1 साल का, 6 महीने का। एक्सेस नॉइस उसको डिस्टर्ब कर सकती है। बारात हमारे घर के सामने से जाती है, 10 मिनट अच्छी लगती है, वही अगर आधा घंटा वही ढोल और वही नगाड़ा बजता रहे तो हम लोग घर के अंदर अलग सेंटिमेंट में होते हैं, घर के बाहर अलग सेंटिमेंट में होते हैं। वो बाराती कुछ देर के लिए अच्छे लगेंगे कि देख लिया, लेकिन अगर वही शोर लगातार हो तो आप इरिटेट हो जाएंगे। तो कोई ये स्टैब्लिश कर दे कि एसेंशियल रिलीजियस डॉक्ट्रिन है। अब भाई मंदिरों का कॉन्सेप्ट ही वही है, जहाँ गर्भगृह होता है वही मंदिर होता है। मंदिर मूव नहीं किया जा सकता, मस्जिद तो मूव की जा सकती है। दरगाह जैसे मूव नहीं की जा सकती, दरगाह तो है तो वो तो वहीं रहेगी। दरगाह ऐसा थोड़ी कर सकते कि आप मूव कर दें। लेकिन जब ज़रूरत पड़ने पे रोड बनानी है और कोई मंदिर बीच में आ रहा है और वो स्टैब्लिश्ड मंदिर है, बाद में स्टैब्लिश किया गया है, उसकी स्थापना हुई है, तो उस मंदिर को कहीं और स्थापित कर दीजिए, वहाँ से हटा दीजिए। सेम गोज फॉर एनी मस्जिद ऑल्सो, है कि नहीं? कॉमन सेंस सोचिए। तो आप ये स्टैब्लिश आपको ये स्टैब्लिश करना पड़ेगा। अब ये स्टैब्लिश कहाँ किया जाएगा? पार्लियामेंट में? पॉसिबल ही नहीं है। पार्लियामेंट में तो मेजोरिटी किसी और की है। तो ये चीज़ कोर्ट में स्टैब्लिश होगी और कोर्ट उस पर एप्लीकेशन दे के अगर एक इंक्वायरी बिठा रही है जिसमें कोर्ट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में थोड़ी कोई जज बैठा है, वो तो इंडिपेंडेंट बॉडी अपनी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट प्रिपेयर करेगी। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि वो गवर्नमेंट लेड बॉडी है तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होगा। अब उसको आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं? अब आप उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं? तो पॉइंट अब यहाँ पे ऑथर ने किस किन पॉइंट्स पे इसको क्रिटिसाइज किया है वो हमें देखना है। द जुडिशरी शुड नॉट बी सीन एज लेजिटिमाइजिंग recurring communally motivated attempts to change the status of places of worship। अब ऑथर यहाँ पे प्रिज्यूम कर रहा है कि जो स्टेटस ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप है उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। बदलने की कोशिश नहीं की जा रही है, उस पर क्लैरिटी लेने की कोशिश की जा रही है। तो ऑथर का तो ये अजम्पशन ही लेके चलना गलत है। भाई आज अगर कोर्ट कह देगी कि वहाँ पे हमेशा मस्जिद है तो मस्जिद रहेगा, अगर वहाँ पे मंदिर है तो मंदिर रहेगा। कोर्ट बोले कि जैसा चल रहा है चलने तो वैसा चलेगा। तो कोर्ट से तो क्लैरिफिकेशन के लिए गए हैं, ना कि स्टेटस ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप पे चेंज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे एक डेक्लरेशन माना है ऑफ अ टेम्पल साइट। तो जब कोर्ट इस चीज़ पे एविडेंस लेके आएगी तभी तो उसको डिक्लेयर करेगी ना। तो कोर्ट ने अभी डिक्लेयर तो नहीं कर दिया। आगे देखते हैं। इन येट अनदर ऑर्डर that may extend up expediting the project of converting a mosque into a temple by indirect means, the Allahabad High Court has ruled that a set of suits filed in 1991 for a declaration that a part of the site of the Gyanvapi Mosque in Varanasi as the property of Lord Vishweshwara is not barred by law। तो कोर्ट ने कहा कि सूट जो है वो तो किसी लॉ से बार्ड नहीं है। The court has decided, as it had also done earlier on a 2022 का suit by a group of Hindu worshippers, that the old suits are not barred by the Places of Worship Special Provisions Act 1991, which invalidates legal proceedings that may lead to altering the status of any place of worship as it stood on August 15th, 1947. In what seems to be a specious reasoning, the court has held that act is not applicable as the religious character of a structure is yet to be determined। अब इसको स्पीशियस रीजनिंग दे रहा है। ऑथर कह रहा है कि ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ज़बरदस्ती की रीजनिंग दी गई है, ऐसा नहीं है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत ओपिनियन है कि ऐसा नहीं है, बट ऑथर जो कह रहा है उसको किस बेसिस पे कह रहा है कि रिलीजियस कैरेक्टर अभी डिटरमाइंड नहीं हुआ है इसलिए वो लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ये बड़ी ही विचित्र सी रीजनिंग है। इन अदर वर्ड्स, इंस्टेड ऑफ निबिंग द कनिंग पीस ऑफ लिटिगेशन इन द बर्ड, यानी ये मामला कोर्ट में शुरू होने के पहले ही कोर्ट को इसको खत्म कर देना चाहिए था। निब द बर्ड, मार दो उसको, मामले को एक्सेप्ट ही मत करो ना, पीस ऑफ लिटिगेशन, राइट? इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, द कोर्ट हैज अलाउड अ फुल फ्लेजेड सिविल ट्रायल to decide whether the structure in the Gyanvapi compound is a mosque or a temple, and has also stated that unless this status is determined based on evidence,
इट कैनॉट बी कॉल्ड ईदर अ टेम्पल और अ मॉस्क। तो ज्ञानवापी मंदिर है कि ज्ञानवापी मस्जिद आप नहीं कह सकते कोर्ट के हिदायत के हिसाब से। सच सच अब ऑथर कह रहा है कि ये जो अप्रोच ली है हाई कोर्ट ने मे ओनली एंड अप ड्राइविंग मॉडर्न सोसाइटी इनटू रिवेंचिस्ट माइंडसेट सीकिंग टू एवेंज मिडाइवल डेप्रिडेशंस। अब ये वही लोग हैं जो गाजा पट्टी पे जो हमास की हरकत है उसको सपोर्ट कर देते हैं। ये वही ऑथर्स हैं द हिंदू के जो गाजा स्ट्रिप पे जो हमास कर रहा है उसको सपोर्ट कर देते हैं। जब वही काम टेम्पल्स के कंटेक्स्ट में इंडिया में हो रहा है तो उसको रिवेंचिस्ट माइंडसेट कह देते हैं और ड्राइविंग मॉडर्न सोसाइटी से कंपेयर कर देते हैं। तो क्या मॉडर्न सोसाइटी वहाँ गाजा पट्टी और मेडिटेरेनियन सी के आसपास नहीं चलनी चाहिए? वो तो ज़्यादा ज़रूरी है, वो तो ज़्यादा मॉडर्न सोसाइटी है। आवाज़ नहीं आ रही है, अब म्यूट ही रखो अभी फ़िलहाल। एनीवे, hypocrisy of the Hindu, sometimes I enjoy opening them up, but अच्छा पेपर है। इन द केस ऑफ 2022 सूट्स बाय वुमेन वर्शिपर्स। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि मेरा रिलीजियस बायस है कि नहीं? आर यू फाइंडिंग इट और नॉट? नो। नो? ओके, बड़ा ही स्ट्रेंज बात है। भैया आप एक्सप्लिसिटली एक्सप्लिसिटली बोलिए कि हाँ मैं रिलीजियस बायस हूँ। मैं पूछ रहा हूँ, तुम लोग को हाँ लग रहा वह होगा। बोलिए तो हम नहीं 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 लग रहा नहीं, है। ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि मैं बैलेंस्ड है भैया आपका मैं व्यू, कह रहा हूँ जितना कि मुझे मैं लगता है। मैं रिलीजियस बायस नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं सेंटिमेंटली मोटिवेटेड हूँ इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद। इसकी निंदा करना मेरा कर्तव्य है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि अगर मैं इस चीज़ को सोचूं कि यार यहाँ पे एक पार्ट ऑफ इंडियन कम्युनिटी इन्वॉल्व है जिसको मुझे अपीस करते हुए चलना है, जिसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए चलना है, ऐसा क्यों मानूं मैं? तुम्हें पता है कि मैंने उस लड़के को पढ़ाने से मना कर दिया। आई एक्सप्लिसिटली टोल्ड दैट गाय कि डियर आई विल नॉट बी टीचिंग यू। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टीच अ ब्रेन वॉश्ड चाइल्ड। आई कैन नॉट, आई डोंट वॉन्ट रेडिकल्स इन माई क्लास। बिकॉज सबसे बड़ा रेडिकल लखनऊ तुम्हारे। वाला। हाँ, लखनऊ वाला। लखनऊ वाला नहीं, हैदराबाद वाला। उसको मना कर दिया मैंने। मैंने कहा क्योंकि अगर तुम्हारे जैसे व्यक्ति मेरे सामने बैठा रहेगा तो फिर वो टीचर स्टूडेंट वाला भेद खत्म हो जाएगा। फिर मैं तुम्हारी सोच के खिलाफ हूं। अब तुम्हारी सोच किसी भी उम्र में मुझे दिखाई दे, 65 साल के बुढ़े में दिखाई दे, 40 साल के बाप में दिखाई दे, 20 साल के लौंडे में दिखाई दे, 10 साल के बच्चे में दिखाई दे, तुम्हारी सोच के खिलाफ हूं मैं। और तुम्हारे तुम्हारे रेडिकल सोच के आगे तो सबसे बड़ा रेडिकल पहाड़ तो मैं ही खड़ा हूं। कहता आप टीचर है, मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, इस जगह पे मैं कोई शिक्षक नहीं हूं। अगर तुम्हें ये भावना रखनी है कि मैं शिक्षक हूं तो मैं तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाऊंगा, तो दोस्त तुम मेरी क्लास के लायक नहीं हो और शायद मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा तुमको, सॉरी। मैं मना कर देता हूँ साफ साफ। बिकॉज सीरियसली आई एम नॉट बायस्ड, बट कह रहा है कि वो फिर उसके कुछ इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स भी थे। मैंने उससे सोचा कि मैं उससे बात करके रिकनसाइल करूं, पर क्यों करूं मैं? इफ ही इज नॉट अपोलोजेटिक अबाउट हिज ओपिनियन, व्हाई शुड आई बी अपोलोजेटिक अबाउट माइन? आई एम नॉट, एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आई कैन सी, कम विथ मी, आई विल शो यू। कम टू मी एंड आई विल शो यू दैट टेम्पल, आई विल शो यू दैट साइट। तुम्हें साफ सामने साक्षात दिखाई देगा। पुराना कंस्ट्रक्शन है, उसके ऊपर नई दीवार बनी हुई है। कोई एविडेंस नहीं है कि वह मस्जिद वालों ने कराया, और कोई जाता भी नहीं है वहाँ पे मस्जिद में। पूरी मिलिट्री तो बैठी रहती है उस मस्जिद के अंदर। कौन जाता है वहाँ पे अजान पढ़ने, नमाज पढ़ने? कोई नहीं जाता। छोटी छोटी मस्जिदें आसपास हैं। मैं औरंगजेब की ऐसी मस्जिद दिखा दूंगा तुमको बनारस में, देख के तुम खुद चौकन्ना हो जाओगे। एक परिंदा पर मारने नहीं जाता वहाँ पे। हम लोग रात को बैठ के वहाँ पे अंदर अब क्या करते हैं बनारस में वो नहीं बता सकते ऐसे, बट रात को 9 बजे 10 बजे घूम घुस के बैठे हुए हैं वहाँ पे मस्जिद के अंदर। एक परिंदा पर मारना नहीं आता। और एक गली छोड़ के पूरा हिंदू मंदिर और पूरी कम्युनिटी, बीच में मस्जिद बना हुआ है एकदम से। तो तोड़ा गया है वहाँ पे, बगल वालों से पूछे वो बताते हैं।
तो रेडिकलाइज तो हम तब हो जाएंगे जब हम सारी मस्जिदों को इस तरीके की तोड़ने लग जाएंगे जो हिंदू जगह पे बनी, लेकिन कोर्ट में जा रहे हैं तौर तरीके से विधि पूर्वक अगर चीज़ों को डिक्लेरेशन मांगा जा रहा है, आप इसको नहीं कर सकते। मैं तो आर्ग्यू कर सकता हूँ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे कि हाउ कम दिस पर्टिकुलर एक्ट पास्ड इन 1991 वेंट बैक इन टाइम इन 1947 एंड स्टेटेड एट 1947 से लेके 1991 के बीच में कितनी जगह पे कितने मंदिर और मस्जिद तोड़े गए, उसका कोई हिसाब है आपके पास? हिसाब है तो ये कानून बनाइए। जब आपने ऐसा कोई हिसाब ही नहीं रखा है तो अचानक से 1991 में कानून कहां से पेल दिया आपने? अगर ये भी कहते कि 1991 से लेके अब जो स्टेटस है वही बना रहेगा तो भी मैं मान लेता। ये 47 का लॉजिक देने का क्या कारण है? मुझे लगता है कोई ना कोई पढ़ा लिखा आदमी लेके चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में इस बात को कि ये क्या बात होती है। एनीवे, इन द केस ऑफ 2022 सूट्स बाय वुमेन, आप कहिए कि आप बायस्ड हैं खुले, तो मैं तो कह रहा हूँ कि मैं बायस्ड हूँ, इस जगह पे तो हूँ। ये मेरे शहर की बात है, मैंने देखा है। मुझे विश्वनाथ मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद दैट टेम्पल। जब से वो कॉरिडोर बना है तब से मैं एक बार गया भी नहीं हूँ। लेकिन सही को सही और गलत को गलत बोलना ही हमें सीखना है। हाँ भाई, मंदिर था वहाँ पे, मस्जिद बना है, मानो, बोलो हाँ। शिवलिंग की जगह पे तुम पैर धो रहे हो, उसका वीडियो देख के दिमाग खराब हो गया था, भले ही उस शिवलिंग को मैं टच नहीं करता। हमारा आपका रिलीजियस सेंटिमेंट, अगर मैं इतना बोल दूं कि ये शाम को 4:30-5 बजे अजान जो होती है स्पीकर पे होती है, मुझे इरिटेशन होता है, स्पीकर हटा देने चाहिए, तो रिलीजियस सेंटिमेंट तो हर्ट हो जाएगा ऐसी बात पे, तुरंत हर्ट हो जाएगा। स्पीकर पे, स्पीकर हटाने के लिए बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे कि अजान मत पढ़ो, स्पीकर हटा दो तो रिलीजियस सेंटिमेंट हट हो जाएगा। तुरंत लोग बोल देंगे कि आपकी बारातों में फिर जो बाजा बजता है, फिर जो आपके दुर्गा पूजा के टाइम पे जो बाजा बजता है, फिर आप तो नवरात्रि साल भर में 2 बार मनाते हो, इतने त्यौहार मनाते हो, उसका क्या? तुरंत बोल दिया जाएगा। तो जहां पे हमारा रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो रहा है उसका कौन ध्यान रखेगा? इसीलिए कह रहे हैं अपीसमेंट का जमाना नहीं है। अपीस किसी को क्यों करो? किसी को भी आप अपीस क्यों करो? कम हो ज़्यादा हो, बड़े हो छोटे हो, ताकतवर हो कमज़ोर हो, अपीस क्यों करेंगे? अपीस समझते हो ना? अरे ले कोई बात नहीं यार, अरे रे हम तुम्हारे साथ हैं, काहे को? सही है उसके साथ रहिए, जो गलत है उसके साथ रहिए। वोट बैंक्स कहाँ से आएंगे भैया? हाँ, मुस्लिम कम्युनिटी के वोट बैंक्स भी तो चाहिए। वोट। अपीज नहीं करेगी, अगर अपीज नहीं करेंगे तो वोट बैंक्स कहाँ से आएंगे? असाउद्दीन ओवैसी साहब उनको ने लगेगा कि हम खुद कह ऑप्रेस हो दिया। रहे हैं। उनको असाउद लगेगा कि हम असाउद्दीन साहब ने खुद कह दिया कि भारत के मुसलमान ये जान लें कि कांग्रेस आपके लिए नहीं है। तो ये लोग आपस में अभी यही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं। तो जब अब अब इस कम्युनिटी को, अब जैसे जैसे कह रहे हैं हाँ, कि बस बीजेपी हटा दो। बस सैफ्रनाइजेशन, आप बीजेपी हटा दीजिए, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सीपीआई, टीडीपी, ये सब सब चलते रहे, आप बीजेपी हटा दीजिए, सब वैलिड है। इतनी बड़ी ताकत को तुम हाँ, तोड़ नहीं पा रहे हो तो तुम्हें सारा सब सब बढ़िया हो जाएगा। ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट सेम थॉट प्रोसेस की थी, सेम थॉट प्रोसेस की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस को खत्म कर दो, तबाह कर दो, तोड़ दो, ये देखो देश की आज़ादी की पुकार कैसे खत्म हो जाएगी। अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1907 का वो सूरज स्प्लिट ना हुआ होता तो कसम बता रहे 1920s में ही हम लोग, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने के पहले ही इंडिया आज़ाद हो चुका होता। 1907 का जो सूरज स्प्लिट हुआ, जो कांग्रेस टूट गई, और उसके उस फॉल्ट लाइन के आने के बाद मुस्लिम लीग ने अपना परपंचा फैलाया। आप इतनी हिस्ट्री को पढ़िए तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस बस इस बात पे टूट गई कि अब हम मोर्चा छेड़ें कि अब हम रिक्वेस्ट करें, सिर्फ इस बात पे टूट गई 1907 में सूरत में। बाद में मिल भी गए ये लोग, गांधी जी जब इन्वॉल्व हुए 1915 के बाद से, तब लोग मिल भी गए। अब गांधी जी वही ब्रिज थे एक तरीके से, ही वॉज जस्ट अ ब्रिज। तो मैं तो कहता हूं कि अगर कोई एब्सोल्युटली न्यूट्रल है ना, तो उसके पास रीढ़ की हड्डी भी नहीं है। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। एब्सोल्युटली न्यूट्रल मतलब हमें पॉस्चर वैसा मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए, पर अगर आप एब्सोल्युटली न्यूट्रल भी हो तो भी आप आपके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है, आप अपनी बात रख नहीं पाओगे सामने। रीढ़ की हड्डी रखिए, बस एक रैशनैलिटी रखिए, सही को सही और गलत को गलत कहेंगे।
और मैं तो कह रहा हूँ कि मेरा अपना कोई ओपिनियन नहीं है, तो मेरी आंखों ने देखा है तो मैं मान रहा हूँ मेरी आंखों ने जो देखा, और मैं इंतज़ार करूंगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। पर मुझे ये विश्वास भी तो है कि जो सच है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको झुठला कैसे देगा? वो तो अब तो उसके प्रमाण देगा कि सच कितना सच है। इंतज़ार करिए। और मुझे लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? उस कम्युनिटी की जो ये माने, स्वीकार करे कि इस तरीके की हरकतें जो हुई हैं, कभी मंदिर तोड़ा गया, मस्जिद बनाया गया, इन सब में हमारी स्वीकृति नहीं है। हमारी तरफ से हमारी सोच ऐसी नहीं है। ये किसी राजा की गलती होगी जो उसने करी होगी। अगर आप उसको सुधारना चाहते हैं तो सुधार दीजिए, हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं है। ये सेंटीमेंट एक्सपेक्ट करूं मैं, कि ये एक्सपेक्ट करूं कि बोले कैसे वे? बोलो, तुम खुद सोचो। खुद सोचना इस बात को। तुम होते वहां पे तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते? तुम भी तो ये एक्सपेक्ट करते कि अगर मान लो किसी राजा ने किसी जगह पे मस्जिदें तोड़ी हैं, और कोर्ट अगर उसको कह रही है कि मस्जिद तोड़ी है, उस राजा के टाइम पे हुआ ऐसा, और वहां पे मस्जिद थी, वहां जबरदस्ती मंदिर बना दिए गए हैं, तो क्या कहोगे तुम उस टाइम पे? उसको वापस उसी स्टेट में रखो जिसमें वो था। क्योंकि ऐसी चीजें करना हमारा, हम लोग की विश्वास, हम लोग की मान्यता नहीं है। किसी के हम्म। धर्म की जगह को चेंज करके अपनी धर्म की जगह लगाना, तो फिर यही जो चीज़ हम लोग का सेंटीमेंट रहेगा, वही सामने वाले का भी तो हम एक्सपेक्ट करेंगे ना। तुम उसी सिचुएशन में डिफरेंटली रिएक्ट करोगे और हम उसी सिचुएशन में डिफरेंटली रिएक्ट करेंगे, तो हो ही नहीं। कोहेशन कहाँ से रहा? फिर तो फॉल्ट लाइन परमानेंट है। फॉल्ट लाइन ऐसी थी, जो ऐसे कर लिए थे दिखाई देना बंद हो गई थी, अब इट्स विविड, क्लियरली दिखाई देती है। तो ये वाला पॉइंट है। यही मैं आपको लास्ट का जो मैंने पॉइंट बोला, कि यही लोग फिर इसको रिवेंचिस्ट कह रहे हैं कि ज़मीनी विवाद, ज़मीनी लड़ाई चल रही है। तो जो पैलेस्टीन में अभी चल रहा है वो ज़मीन की लड़ाई नहीं है, वो मॉडर्न सोसाइटी नहीं है। तो कहेंगे नहीं, वो कंट्री की बात है, ये रिलीजन की बात है। तो भाई, योर कंट्री माइट बी अराउंड अ प्लेस ऑफ वर्शिप, फॉर अस अ प्लेस ऑफ वर्शिप इज अ कंट्री। देन व्हाट विल यू से, व्हाट आर्ग्यूमेंट्स यू विल रेज, अगर कोई ऐसी बात रख देगा तो उसी के लिए कहते हैं डिबेट में कोई जीतता नहीं है। देर इज नो विनर इन अ डिबेट। फिर ताली किसने पिटवाई सबसे ज़्यादा, हमेशा याद रखना। लॉ स्कूल में डिबेट करोगे ना, तो डिबेट में कोई फॉर और अगेंस्ट में कोई जीतता थोड़ी है। ताली की गड़गड़ाहट जिसकी स्पीच में थी, बस वो जीत गया। पब्लिक के सेंटिमेंट किसने ज़्यादा ट्रिगर कर दिए। इसीलिए कभी भी लॉ में फैक्चुअल डिबेट्स कभी जीतती नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अच्छा भाई, हिंदी में तुम डिबेट कर रहे हो, तुम तथ्य बताओ, फैक्ट्स पे फैक्ट्स पे लो, हिंदी में कभी नहीं जीतोगे। इंग्लिश में तुम बहुत ज़्यादा इमोशनल बातें करो तो शायद तुम नहीं जीतोगे। इंग्लिश में डिबेट हो रही है तो फैक्ट्स बोलिए, हिंदी में डिबेट हो रही है तो इमोशन की राग छेड़िए, शायरी वायरी बोल दीजिए, कुछ बहुत बढ़िया डायलॉग मार दीजिए उस समय किसी क्रांतिकारी का। बस ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैंने ऐसे डिबेट्स मैनिपुलेट करी हैं, मतलब हिंदी वाली डिबेट में घुस के इमोशनल शायरियाँ मार मार के, रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियों को पढ़ पढ़ के, तू चल समय को भी तेरे वजूद की तलाश है, माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे करके स्पीच बोलते थे और डिबेट जीत जाते थे। फैक्ट वैक्ट से कोई लेना देना नहीं रहता हिंदी डिबेट्स में। एनीवे, ये सब आप लोग करोगे अगर आप लोग लॉ स्कूल में जाओगे। In the case of the 2022 suits by women worshippers, the court had noted that the proceedings were aimed at asserting a right to worship. लो, ये देख रहे हैं आप, right to worship को asserting से लिखा है, assert करना। ठीक है, asserting a right to worship the deities on the mosque precincts। precincts का मतलब क्या होता है? precincts का मतलब क्या होता है? premises। precincts का मतलब क्या होता है? premises। and not to convert it into a temple. However, the 1991 suits explicitly seek a declaration that the main part of the site is a mosque, and also want the mosque administrators to remove all their religious effects। 1991 के सूट्स में वो डिक्लेरेशन मांग रहे हैं। ये उसमें लिखा हुआ है कि जो मेन साइट है सर, वहाँ पे मस्जिद है, इसीलिए हमें उसको हिंदू टेम्पल डिक्लेयर कराना है। Despite this explicit relief being sought, the court has chosen to treat it as a suit that is maintainable and not barred by Places of Worship Act. The order has also upheld the order for a survey of premises, as we know, right? Asked for the archaeological survey done on the basis of 2022 suits for the purpose of deciding the 1991 suits also.
यानी ये ऑथर कह रहा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 2022 के एप्स केसेस में जो आपने सजेशन दिया कि प्लीज कंडक्ट सर्वे ऑफ दैट प्लेस, the same surveys are also become the evidence for the suits that were instituted in 1991 and are yet pending before the court. This should not have been the case. It has also provided for a further survey if necessary. What is disconcerting? Disconcerting means what is discomforting, unpleasant in the High Court order is that it claims that the dispute raised in the case is of vital national importance, and that is where the author believes that the court is already biased. This is an astounding claim, right, for a judicial institution to make while adjudicating litigation between two parties. Adjudicating means deciding, litigation means case, judicial institution, court. So it's an astounding claim means it's beyond imagination. The judiciary must stay committed therefore to the constitutional vision of secularism and enforce the statutory bar on converting or reconverting the status of places of worship. If you ask me, yes, converting the places of worship should be barred, but reconverting back to the original, why it should be barred if you are a secular country? So I can write a reply to this particular editorial, but who cares? Who cares? We just had to understand it, what are the merits and the demerits of the author's argument. Coming to the second editorial, this is with respect to the recent suspension that has happened in the parliament. And there are very good words like clamored is there, which means to demand something in loud and angry way. Clamoring, right? A lot of bills are called as battery of bills. That is very important. You need to remember it when you say a lot of bills, battery of bills, right? Like there is a very famous सीरियल है बहुत पुराना, इंग्लिश की जोक्स हैं उसमें, उसके शॉर्ट्स आते रहते हैं आजकल. वो टीचर आके पूछती है, आली आली खड़ा होता है, यस प्लीज. तो उससे कहती है, व्हाट डू यू कॉल अ लॉट ऑफ एंट्स? एंटीज. तो कहती है, इट्स नॉट आंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ एंट्स. व्हाट इज अ लॉट ऑफ एंट्स? कहता, अ डैम न्यूसेंस. तो कहती है, हैव यू हर्ड अबाउट स्वॉर्म? कहता है, यस, स्कॉटलैंड इज कोल्ड एंड पाकिस्तान इज वार्म. अरे यार इतना मजेदार है ना वो. आर यू गेटिंग इट? नहीं समझ में आया तुम लोग को? हाँ भैया, मजा आ गया. वाह, सरकाजम दे दिया तुम. नहीं भैया. अरे यार ये जोक स्वार्म, ये जी के मतलब दैट इज हाउ वी लर्न इंग्लिश. स्वार्म ऑफ एंट्स. व्हाट डू यू कॉल अ लॉट ऑफ एंट्स? स्वार्म ऑफ एंट्स. ये सीख लो, ये मेन पॉइंट था. उसके बाद वर्ड होता है ऑब्स्टिनेट. What is obstinate? Obstinate means stubbornly adhering to an opinion, purpose, in spite of reason, arguments or persuasion. Obstinate मतलब जिद्दी, right? Imprimatur मतलब क्या होता है? Person's authoritative approval. Imprimatur person की authority को कहते हैं. अब यहाँ पे ऑथर ने जो मेन बात बोली है, साइन डाई एडजर्न कर दिया. विंटर सेशन 18 दिन का विंटर सेशन था, उसको एडजर्न कर दिया साइन डाई. साइन डाई का मतलब होता है विदाउट एनी नेक्स्ट डेट फॉर री मीटिंग. अब आपको 3 मोशंस याद रखने हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एडजर्नमेंट मोशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एडजर्नड? व्हाट इज प्रोरोगेशन? एंड नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस. ये थोड़ा सा जीके का पार्ट है, पर ये जनरल अवेयरनेस भी है. एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है? ये एक तरह का एडजर्नमेंट मोशन है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास रहता है जब वो स्पीकर को एड्रेस करते हैं टू ब्रिंग इंपॉर्टेंट पब्लिक टॉपिक टू डिस्कस. इसमें 50 मेंबर्स अगर साइन कर दें तो ये एडजर्नमेंट मोशन पास हो जाता है और गवर्नमेंट को एडजर्नमेंट मोशन के हिसाब से जवाब देना पड़ता है. डिसोल्यूशन की बात करें तो डिसोल्यूशन यूजली तब होता है जब सरकार गिर जाती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, या किसी भी पर्टिकुलर लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन कंप्लीट हो जाता है 5 साल का, तो हाउस को डिसॉल्व किया जाता है, उसको डिसोल्यूशन कहते हैं. जो वर्ड होता है एडजर्न करना, एडजर्न करने का मतलब ये होता है फॉर सर्टेन टाइम बीइंग हम इस पर्टिकुलर मीटिंग को बंद करते हैं. तो ब्रेक्स जैसे लंच ब्रेक होता है तो हाउस इज एडजर्न बोलते हैं, या आज की मीटिंग खत्म होती है कल फिर मिलेंगे तो हाउस इज एडजर्न अंटिल टुमारो.
ऐसा बोल के ख़त्म करते, यानी प्रेजेंट सिटिंग को ख़त्म करना, प्रेजेंट सेशन को ख़त्म करना नहीं होता, प्रेजेंट टर्म को ख़त्म करना नहीं होता, प्रेजेंट सिटिंग को ख़त्म करना होता है, यानी आज की बैठकी ख़त्म करते हैं इस एडजर्न्ड। अगर इस विंटर सेशन को ख़त्म किया तो उसको बोलेंगे प्रोरोगेशन। अगर 5 साल का टर्म सरकार खत्म हो गई, नई सरकार बनानी है, तो हाउस को डिसॉल्व किया। तो ये 3 टर्म्स हैं जो इंटरचेंजेबली लोग यूज़ कर लेते हैं, बट इनका मतलब अलग अलग होता है। एडजेंट आपको क्लियर हो गया। प्रोरोग क्या होता है? जैसे अब हाउस ने बोला कि लोकसभा स्पीकर ने बोला कि हम लोग अब मीटिंग को ख़त्म करते हैं, द हाउस इज एडजर्न साइन डाई, यानी दोबारा कब मीटिंग होगी उसके बारे में नहीं पता। तो जब भी हाउस को एडजर्न साइन डाई कर देता है स्पीकर विदाउट टेलिंग व्हेन दे शैल मीट अगेन, मान लिया जाता है कि लोकसभा का वो पर्टिकुलर सेशन एंड हो गया। लोकसभा में कितने सेशन होते हैं साल भर में? 3 सेशन होते हैं। तो बजट सेशन का आखिरी दिन को स्पीकर क्या बोलेगा? एडजर्न साइन डाई। मॉनसून सेशन के आखिरी दिन स्पीकर क्या बोलेगा? एडजर्न साइन डाई, हाउसेस एडजर्न साइन डाई। विंटर सेशन के आखिरी दिन में क्या बोलेगा? हाउसेस एडजर्न साइन डाई। तो स्पीकर ये एडजर्नमेंट का डिक्लेरेशन देके चला जाता है। कुछ दिनों के बाद प्रेसिडेंट न्यूज़पेपर में छाप देते हैं कि विंटर सेशन में इतने बिल्स पास हुए, इतने बिल्स मेरे पास आए, इतने बिल में मैंने साइन कर दिया और विंटर सेशन इज कंप्लीट। उसको प्रोरोगेशन कहते हैं। प्रोरोगेशन इज इशूड बाय द प्रेसिडेंट, एडजर्नमेंट इज इशूड बाय द स्पीकर, and adjournment motion is can be introduced by any member of parliament, and dissolution is largely given by the speaker. After this a new government is formed, the house is dissolved. Clear ho gaya? Are you clear with the facts? All right, Yes, sir. moving to the next part of this, there are certain terms that you should also remember, and I'll briefly summarize what the author is saying in this particular article. Right, so executive accountability, when the word comes executive accountability, you need to replace the word executive in your mind with the word government. Now the moment you hear the word government accountability, you need to know that the government is answerable, that the government is answerable before the parliament, or for that matter if it is a state, then state legislative assembly. The government is answerable, but who makes the government answer? It is opposition. It is opposition. If the opposition is practically absent or opposition is in minority, then executive accountability will be diminished. All the more if the opposition is absent willingly, then it can be a sign of protest, but the executive accountability right now is seen to be diminished because these members are suspended. Now these members are suspended by Lok Sabha Speaker as well as Rajya Sabha Chairman. The leader of opposition Mallika Arjun Kharge has put a question mark on their decisions, which means largely the allegation is that these independent positions of Lok Sabha Speaker and Rajya Sabha Chairman are apparently seemed biased. While there is weight on what Rajya Sabha Chairman has stated, that his particular position, his authority has been criticized, or you can say ostracized, basically put in a bad light by the opposition, but the author says that they are largely biased. Now major changes are being done in law by the government, and author precisely points out 3 changes that have been introduced. First, the criminal bills that have been introduced where opposition should have participated. Second, the appointment of election commissions, the appointment of election commissioner where the government has taken more powers to appoint. And the next is the telecommunication bill where government will regulate more on matters what are going on in the internet. So these changes have been apparently introduced without consultation, right? And that is where the author criticizes. There are also, author has stated that, see, there are twofold issues primarily. First is
that these three acts are giving wide powers to the government and they have been passed without a meaningful debate. And this is where the democracy will fail. Why is the government able to show obstinacy to the demands of the opposition? Because opposition went on demanding the statement of Amit Shah with respect to the security breach. बट गवर्नमेंट क्यों इतनी आसानी से इस अपोजिशन की डिमांड को खेल गई और इग्नोर कर दिया? क्योंकि गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी है. कैसी मेजॉरिटी है? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, न्यूमेरिकल मेजॉरिटी है. डज नॉट मैटर अपोजिशन क्या चाहता है, ये लोग कुछ जो चाहेगा वो करवा लेंगे. और जो कि इनकी मॉरल इनफैलिबिलिटी विथ लॉजिकल एंड मॉरल इनफैलिबिलिटी, मतलब जो लॉजिक्स मेजॉरिटी यूज़ कर रही है वो सही है, जो इनको लग रहा है मॉरली सही है वही सही है. इनफैलिबल मतलब कभी टूट ना सके जो. इसी वजह से इनके पास ऐसी पोजीशन है पार्लियामेंट में, क्योंकि ये लोग एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में, न्यूमेरिकल मेजॉरिटी में. गवर्नमेंट ने ब्लेम करा है ऑपोजिशन को कि सस्पेंशन उनकी हरकतों की वजह से हुआ है, और ये सेम स्पीकर और चेयरमैन का भी कहना है. द केस ऑफ द एलिज्ड मिमिक्री ऑफ मिस्टर धांकर बाय एन ऑपोजिशन MP was a distraction that was convenient for the ruling party. भाई एक मंत्री धांकर जी का मिमिक्री कर रहा था, बॉडी लैंग्वेज कर रहा था, उसका राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे. उसके बेसिस पे नरेंद्र मोदी ने जगदीप धांकर को फ़ोन किया, जगदीप धांकर को सॉरी बोला. जगदीप धांकर ने ये चीज़ राज्यसभा में रेस करी लीडर ऑफ अपोजिशन से. तो रूलिंग पार्टी ने एक तरीके से इसको अपना जुमला बना दिया कि यार वाइस प्रेसिडेंट के बारे में देखो अपोजिशन कैसे कह रहा है. तो ये डिस्ट्रैक्शन है मिस्टर धांकर. और सही बात है, मिस्टर धांकर की वो मिमिक्री अगर आप देखेंगे, जगदीप धांकर की वो मिमिक्री देखेंगे तो यू विल लाफ एट इट. आपको हंसी आएगा कि कितना एग्जैक्ट मिमिक्री बॉडी लैंग्वेज पकड़ के वो मिमिक्री कर रहा है. उसमें जगदीप धांकर इतना क्यों बुरा लगा इनको? बिकॉज उनके प्रोफेशन पे थोड़ा सा क्वेश्चन रेज कर दिया गया. बिकॉज यू नो हाउ मेनी केसेस हैव आई लेफ्ट, हैव यू हर्ड, आई हैव हर्ड मोर देन यू, इस तरह की बातें. तो जगदीप धांकर हैं तो वकील, तो उनकी प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क थोड़ा सा उठ गया था, इसीलिए जगदीप धांकर थोड़े से नाराज़ हैं. लेकिन राष्ट्रपति के पद पे किसी तरीके का कोई भी आंच नहीं आया. मतलब आप देखेंगे तो यू वॉन्ट फील दैट द वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति के पद के ऊपर कोई बात बोली हो, मजाक किया हो, नथिंग लाइक दैट. बॉडी लैंग्वेज पे मजाक किया है. तो पता नहीं क्यों है. तो वही कह रहा है ये ऑथर यहाँ पे ये बात कह रहा है कि जो अपोजिशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मिमिक्री है उसको जुमले की तरह, एक डिस्ट्रैक्शन की तरह इस्तेमाल कर लिया रूलिंग पार्टी ने. मिस्टर धांकर हिमसेल्फ टोल्ड राज्यसभा दैट द एलिज्ड मिमिक्री वाज एन इंसल्ट टू हिज कम्युनिटी, अ डिसमेइंग कोरिलेशन टू बी मेड बाय एनीवन. जो बात मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ऑथर भी यही कह रहा है. डिसमेइंग मतलब कहाँ से? तुम्हारी कम्युनिटी, धांकर कम्युनिटी के बारे में कहाँ से बोल दिया, किसान कम्युनिटी के बारे में कहाँ से बोल दिया? ये कॉनोटेशन आपने कैसे रिलेट कर लिया? जगदीप धांकर को ऑथर कह रहा है, ठीक है. लेट अलोन अ लीगल ल्यूमिनरी सच एज हिमसेल्फ. हाँ, लीगल ल्यूमिनरी वाली बात को देखो ऑथर ने बड़े दबा के बोला, लेट अलोन अ लीगल ल्यूमिनरी. चलिए ठीक है, लीगल ल्यूमिनरी आप हो, आपके प्रोफेशन पे अधिवक्ता, प्रोफेशन पे क्वेश्चन मार्क रेस किया, वो समझ में आता है, ठीक है. चलिए वो बात तो सही थी, लेकिन आपकी कम्युनिटी, आपने ये कैसे कह दिया कि मेरी कम्युनिटी को ब्लेम कर रहे हो और डिग्रेड कर रहे हो? Right. It is another matter whether the opposition should have invested so much time and effort in asking for a debate on the security breach for a misguided use. Because ये argument भी लोग रेस कर रहे हैं कि opposition को क्रिमिनल बिल पे बात करना चाहिए था ना. ये क्यों सिक्योरिटी ब्रीच को पकड़ के बैठी थी? ऑथर कह रहा है कि यहाँ पे ऑथर ने कहा ये अलग बात है, इट इज़ अनदर मैटर, कि ठीक है ऑपोजिशन को अपना टाइम इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था. राइट. मिसगाइडेड यूथ्स की हरकत की वजह से इतना समय ज़ाहिर कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को भूल रहे हैं. लेकिन the effect, if not the objective of it all was to derail parliamentary functioning and obtain a free pass for the executive. यानी ये कह रहे हैं कि जो भी इंसिडेंट्स या जो भी इवेंट पार्लियामेंट में अभी हुआ है, दैट्स द रोल ऑफ, दैट्स वेयर गवर्नमेंट इज प्लेइंग. सरकार ने खुद से कराया है ये सब कुछ एक डिस्ट्रैक्शन बनाने के लिए, बहाना बनाने के लिए, ऑपोजिशन को प्री मेडिएटेड तरीके से सस्पेंड कराने के लिए हाउस से, जहाँ पे वो क्या हो जाएं, वो माइनॉरिटी में हो जाएं और बिल्स पास हो जाएं. क्रिमिनल बिल तो जैसे पास कर दिए इन लोगों ने, इतना गंदा मजाक हुआ है, पर्सनली बता रहा हूँ. उसके इम्प्लीमेंटेशन तो छोड़ो, हमारे पुलिस वाले परेशान हैं बेचारे
कि अब FIR किस एक्ट के अंदर लिखें, IPC के अंदर लिखें कि इंडियन जस्टिस कोड के अंदर FIR लिखें। तो इंडियन जस्टिस कोड के लिए तो पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, पुलिस वालों की ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, IAS ऑफिसर्स की ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, जजेस की ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, एडवोकेट्स को थोड़ा समय देना पड़ेगा। क्या होगा, पुराने मैटर्स का जो IPC में रजिस्टर हुए थे उनको क्या इंडियन जस्टिस कोड के अंदर लेके आएंगे? बहुत हल्लू हल्लू करके इन लोगों ने जो बिल पास किया है क्रिमिनल लॉ का, वो तो बहुत भारी नुकसान देने वाला है इंडियन लीगल सिस्टम को। ये तो बात सच है। इतनी तेज़ी से उन्होंने क्रिमिनल बिल, मतलब एक समझिए आप कि जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है उसको पास होने में 5 साल लग गया। 2 कौड़ी का डेटा प्रोटेक्शन बिल जो कि यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट एक दिन के अंदर पास कर देती है, वो 2 कौड़ी का बिल पास करने में इनको 5 साल लग गए। क्रिमिनल लॉ को इन्होंने 2 सेशन के अंदर पास कर दिया। और हमारे प्रेसिडेंट साहब, अब आप ऐसे में ही, ये अगर कोई कहेगा कि यार प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट और स्पीकर की पोस्ट बिक चुकी है तो कोई गलत नहीं कहेगा। द्रौपदी मुर्मू ने तुरंत साइन कर दिया। प्रेसिडेंट उस पर बैठता, थोड़ा सा रुकता, अगले सेशन में साइन करता। प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज देता तो लोगों को लगता नहीं राष्ट्रपति ने उस पर दोबारा से संज्ञान लेने के लिए पार्लियामेंट को वापस दिया है। प्रेसिडेंट ने साइन भी कर दिया। इसका मतलब पार्लियामेंट जो करते हुए चली जाएगी, प्रेसिडेंट वही काम करते हुए चला जाएगा। तो प्रेसिडेंट के पास बिल भेजने का मतलब ही क्या? फिर मत ही भेजो। फिर लोकसभा राज्यसभा ने पास कर दिया तो मान लेंगे कि वो पास हो जाएगा। भाई राष्ट्रपति कानून को रोके, पढ़े, समझे, परखे, रिकंसिडरेशन के लिए भेजे, तब तो समझ में आए कि राष्ट्रपति अपना काम कर रहा है। मेरे को तो अविश्वास है कि ये चीज़ जो हुई है ये प्रीमीडिएटेड नहीं थी। मैं तो मान रहा हूँ कि ये जो क्लेम रखा है बहुत सही है, ये सियासत है। ये कहते हैं ना कि अब उसी पॉलिटिक्स जिसने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया है, उसी पॉलिटिक्स को जब आप डिमोलिश करने के लिए इस्तेमाल करो तो कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई देता है। यही ऑथर भी अपने को कह रहा है कि अल्टीमेटली मेन सेंटर पेज में क्या है, एग्जीक्यूटिव अपनी अकाउंटेबिलिटी से, टफ क्वेश्चन से बचना चाहता था और ये सब उसने कराया है। क्लियर हो गया आपको व्यू पॉइंट? ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि वाई द गवर्नमेंट इज एबल टू शो, या हाउ द गवर्नमेंट इज एबल टू शो ऑब्स्टिनेसी टू द डिमांड्स ऑफ द ऑपोजिशन, तो आप क्या बोलेंगे? व्हाट इज द मेन रीजन? व्हाट इज द मेन रीजन हियर? Absolute majority. न्यूमेरिकल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। ठीक है। सो आई होप आपने रीड कर लिया होगा। इसका प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस इंफॉर्मेशन का जो ऊपर है, प्लीज़ टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। राइट दिस इन योर जीके कॉपी टुडे। जीके की अपनी कॉपी में ये वाला पार्ट प्लीज़ लिख लीजिएगा। भैया ये वाला PDF शेयर कर दीजिएगा। ये वाला PDF अभी कांट शेयर इट राइट नाउ, बाद में करेंगे जब सारे एडिटोरियल्स इसके डिस्कस हो जाएंगे। तो एज अ रिवीजन ओके मटेरियल पूरा ओके। PDF शेयर कर देंगे। अभी स्क्रीनशॉट लेके अपनी करंट अफेयर्स की कॉपी में लिख लो, ये कह रहा हूँ मैं। राइट दिस इन योर CA कॉपी, क्योंकि ये जीके का फैक्ट था, ये एडिटोरियल से रिलेटेड नहीं था, इट वॉज रिलेटेड टू जीके। ठीक है। हाँ भैया। ऑल राइट देन डियर, देन प्लीज़ पिक अप न्यूज़पेपर्स नाउ। प्लीज़ स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर्स बाय योर ओन सेल्फ नाउ। लार्जली अगर तुम मेरे कहने पे पढ़ रहे हो तो तुम खुद से भी पढ़ ही सकते हो, एंड यू शुड पिक इट अप। अब यू शुड पिक सर ये सुबह ही पढ़ लिए थे, क्या क्या? ये एडिटोरियल सुबह ही पढ़ लिए थे न्यूज़पेपर में। दैट्स गुड थिंग, दैट्स अ गुड थिंग। बट अब उसका एनालिसिस और उसका इंटरप्रिटेशन क्या इसी सेंस में हुआ था, क्या ऐसा ही हुआ था, ये आप देखिएगा और अपने गैप्स को फिल करिएगा, और दोबारा क्लास के बाद सोने के पहले फिर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। क्या मतलब? क्या मतलब? बिफोर यू स्लीप टुडे रीड इट अगेन, दैट्स द पॉइंट। ठीक है भैया। ठीक है, चलो देन, ओके, सी यू देन, बाय बाय। बाय भैया। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके।